जय हिंद एवरीवन। आज का जो हमारा फिफ्थ सेशन है जिसमें हम बेटा पास्ट ईयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के पास्ट ईयर्स को। अगर आपने देखा होगा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, अगर आपने बेटा पास्ट ईयर उठाए होंगे तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल और सर्कल सबसे ज्यादा आता है। और इनके मिक्सचर जो क्वेश्चन होते हैं, जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वाड्रिलेटरल भी होगा, ट्रायंगल भी होगा, सर्कल भी होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा देखे जाते हैं। तो इसीलिए ये सेशन आप लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और ये और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और हम कोशिश करेंगे पास्ट ईयर्स के थ्रू जितने भी हम बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिसमें हम लाइंस और एंगल पिछले 4 सेशन में बेटा लाइंस और एंगल और क्वाड्रिलेटरल को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के बेटा हम 5वें सेशन में स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि जब हम पास्ट ईयर्स कर रहे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि अप्रोच क्या होना है, कॉन्सेप्ट ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद करके जाने हैं। पहले आप हमेशा क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो। ठीक है, 5 से 6 सेकंड आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, कि किस तरीके से हम उनको अप्लाई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आप आराम से टाइम लो, सोल्व करो। अगर आपने क्वेश्चन को रीड किया, देखो क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैज एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। कभी भी अगर आपको, मैं पिछले सेशन में आपसे बार बार एक ही चीज बोलते हुआ आ रहा हूं कि अगर कभी भी ज्योमेट्री के अंदर आपको क्वेश्चन दिखे जिसमें फिगर बनानी है, सबसे पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए उसमें बेटा फिगर फॉर्म करने की। उसने बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बना लेते हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। और अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस होगा तो आपको पता है हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो तो इक्वल होगी नहीं। क्या इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस। अगर ये राइट एंगल है कहां पे? बी पे। और वो कैसा बोला है उसने? इसका पैरामीटर पूछा है, अगर इसका एरिया कितना है 1 स्क्वायर रूट। ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर कभी भी आपसे एक चीज पूछे क्या, कि राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड करो, तो ध्यान रखना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया तभी पॉसिबल होता है जब वो कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस। अगर ये ए है और ये ए है, तो आप सभी को पता है बेटा पाइथागोरस लगा के हम एसी फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? √2a। हमारे पास क्या गिवन है? एरिया। और राइट एंगल ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ए, और हाइट भी कितना है यहाँ पे? ए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस भी है। तो हमारे पास एरिया कितना है बेटा? a² अपॉन 2। और एरिया की वैल्यू कितनी है? 1। तो a² = 2 आएगा। और आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? +/√2। लेकिन माइनस हम ले नहीं सकते क्योंकि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन नेवर बी अ नेगेटिव। अगर आपने यहाँ पे देखा, उसने क्या पूछा हमसे बेटा? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम। अगर हम तीनों साइड्स का सम करेंगे तो पेरीमीटर किसके बराबर आएगा यहाँ से? तो आप बोलोगे a+a+√2a। यहां से आप देख पा रहे हो बेटा, अगर मैं a को बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 2+√2। और a की वैल्यू कितनी है? √2। तो ब्रैकेट के अंदर 2+√2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। तो हमने क्या करा, इसमें अंदर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो, इसमें √2 बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। देखो अगर मैं रूट की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ से √2 बाहर कॉमन ले लिया। जब √2 बाहर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा? ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? √2+1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 × √2+1 आपका आंसर हो गया डेल्टा आंसर। तो आप ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में आगे जाके आपसे क्या पूछेगा? आपको राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पूछेगा, उसकी आपको हाइपोटेनस दे देगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आपसे पूछा है तो कब पॉसिबल है? याद रखो बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उनको लिखते रहो। लास्ट में एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। और आप आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्वेश्चन पे टाइम दो, सीखो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो। क्या बोला है उसने? एबीसी एक ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, मैक्सिमम एरिया कब पॉसिबल होगा? जब वो आइसोसेलेस बनेगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पूछा है तो उसकी हाइपोटेनस √2a। कब? क्योंकि वो हमेशा आइसोसेलेस बनेगा। ये 2-3 बातें जो अपने दिमाग में रखो, आगे जाके और ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, इट्स एल्टीट्यूड इज। देखो बेटा, हमने जो पास्ट ईयर उठाए ना ट्रायंगल के, 2013 से उठाए हुए हैं। अब आप देखोगे कि कितने आसान क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन 15 और 16 के बाद थोड़ा सा लेवल जो है यूपीएससी ने अप किया है।
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी बेटा तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और तीनों एंगल बराबर होते हैं 60 डिग्री के। तो ए, बी और सी अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या पूछा आपसे? जिसकी साइड कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से ऐसी लाइन जो आप डाल रहे हो साइड पे, और वो उसको 90 डिग्री पे जाके टच करे, तो एडी, अगर ये डी पॉइंट एडी है तो एडी क्या है यहाँ पे? एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर डाला है हमने वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे। आपसे इसकी हाइट पूछी है, तो बेटा आप सभी को पता है कि अगर मैं एल्टीट्यूड की हाइट बताऊं तो कितनी होती है वो? √3/2 इंटू साइड, साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए क्या है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? √3/2 इंटू 6, तो विच इज इक्वल टू 3√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 6 है उसके एल्टीट्यूड का वैल्यू क्या है हमारे पास? 3√3। तो हमारा आंसर कितना जाएगा यहाँ पे? ब्रावो। अब समझना क्या है वो चीज समझो, आप उस चीज पे ध्यान दो। अगर आपसे ये पूछता, एल्टीट्यूड ना कह के आपसे पूछता एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ, आपसे बोलता मीडियन की लेंथ बताओ, आपसे बोलता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ बताओ, तो आपको याद रखना है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो हमने लाइन डाली है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो यही लाइन एल्टीट्यूड होगी, यही लाइन आपका मीडियन होगी, और यही लाइन बेटा काम करती है एंगल बाइसेक्टर का। इसका मतलब ये होगा जितने भी पॉइंट हमारे बनते हैं, क्योंकि मीडियंस का मीटिंग पॉइंट सेंट्रॉइड, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर, परपेंडिकुलर का ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सरकम सेंटर, वो सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए ये ऑर्थो सेंटर है, इसका मतलब क्या है? ये इन सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, और इन सेंटर भी होगा। क्लियर है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक ही लाइन सारी लाइन का काम करेगी, चाहे आपसे एल्टीट्यूड बोलता, मीडियन बोले, कुछ भी बोले, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओनली इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस चीज को दिमाग में रखो। आगे देखो बेटा, the side BC of a triangle ABC is produced to D. Bisector of the angle ABC and ACD meet at point A. If angle BPC is equal to X and angle BAC is equal to Y, then which one of the following is correct? क्या बताया था मैंने? सबसे पहली अप्रोच, हमें एक फिगर फॉर्म करनी है। अब फिगर बनाओ पहले। द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम बना लेते हैं। A, B और C हमारे पास एक ट्रायंगल है। हमने BC को प्रोड्यूस किया है, तो BC को मतलब इसको बढ़ाया कहां तक? एक D पॉइंट तक हमने इसको इंक्रीज किया है, और इस तरीके से इंक्रीज किया है कि जो एंगल बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC, ये जो यहां पे जो एंगल बाइसेक्टर है, एंड ACD, इन दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहीं किस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं बेटा? P पे जाके मिल रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अगर BPC मतलब ये वाला जो एंगल है वो x है, और आपको दे रखा है इसमें BAC, ये वाला एंगल y है, तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। अब देखो, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, या बेटा एंगल बाइसेक्टर पे थोड़ा बहुत भी आपने कमांड किया है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो याद होनी चाहिए। कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, ध्यान रखो। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जितनी भी सीवियंस बेटा आपको ट्रायंगल में देखने को मिलेंगी, अब बहुत बच्चों को लगेगा ये सीवियन क्या होती है। ऐसी कोई भी लाइन जो आपने वर्टेक्स से डाली है ट्रायंगल में अपोजिट साइड पे, उसको हम क्या बोलेंगे? सीवियन बोलेंगे। तो किसी भी सीवियन पे, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ऐसे ही जैसे एंगल बाइसेक्टर भी एक सीवियन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, ये सब क्या है? सीवियन है। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर सीवियन है जिनके कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। आपने सभी ने पढ़ा है कि बेटा, और ये सारी की सारी इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ सिवास थ्योरम, स्टेवर्ट थ्योरम, वहां पे इनका यूज होता है। अगर एक एंगल बाइसेक्टर है दो साइड का, और ये किसी आई पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, तो ये वाला एंगल बताओ क्या होगा? किस केस में? अगर एबीसी एक ट्रायंगल है और हमने वर्टिसेस यानी कि इंटीरियर एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर है उनको मीट करा है, तो सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। तो आप डायरेक्ट याद रखो, लेकिन अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल होता है बेटा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। ऐसे ही दूसरा याद रखो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए और बी एंड सी, अब एंगल बाइसेक्टर हमने जो लिए हैं वो क्या कर दिया? हमने इनको प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ।
और ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं, इनको हमने मीट करा दिया किसी एक पॉइंट पे, मान लिया बेटा ये पी पॉइंट है, तो ये एंगल कितना होता है हमें ध्यान रखो, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और तीसरा केस इसमें बनता है जो आपके सामने जो हमसे पूछा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, एक इंटीरियर एंगल होगा, दूसरा एक्सटीरियर एंगल होगा, और आपस में मीट कर रहे हैं, आपसे पूछा ये। तो ध्यान रखो ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये हमेशा होगा हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे y, तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल y, तो आप कह सकते हो बेटा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू y। और यही तो पूछा है उसने कि ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका जो रिलेशन है x और y का वो सही है, तो क्या है हमारे पास 2x इज इक्वल टू y। तो एंगल बाइसेक्टर में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये बेसिक इनको डायरेक्ट याद रखो। अब प्रूफ करने का तरीका देखो कैसे प्रूफ करते हैं। अब आप एक बार बताओ ये एंगल बाइसेक्टर है, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी, ये अब ये कितना हो जाएगा एंगल सी, तो बाहर वाला एंगल देखो 180 माइनस, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सब हमेशा 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 180 माइनस एंगल सी, एंगल बाइसेक्टर है आधा आधा जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना आया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी, ये एंगल कितना है हाफ ऑफ एंगल बी। अब ये एक ट्रायंगल दिखा आपको पीबीसी, तो इन तीनों एंगल का सम 180। अब आप यहाँ पे देखो एबीसी, तो बेटा इन तीनों एंगल का भी सम 180, और वहां से हम क्या करेंगे हाफ ऑफ एंगल बी एंड हाफ ऑफ एंगल सी की यहाँ से वैल्यू हम पुट कर देंगे एक ही फॉर्म में, और वहां से सोल्व करके हमें आएगा कि ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे जो एंगल बनता है वो हमेशा इस वाले एंगल के आधा होता है। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखोगे आप ही का फायदा है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द फिगर गिवन बिलो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और इज एनी पॉइंट ऑन साइड AB एंड CD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। CD की लेंथ कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, आपसे COD का एरिया पूछा है। और देखो बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं सोल्व करने की कि भाई हमें जो है लेंथ दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, हम विड्थ फाइंड करेंगे और वहां से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। आपको डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए आपने एरिया में या फिर क्वाड्रिलेटरल में या फिर बेटा ट्रायंगल के केस में हमने दो तीन स्टेटमेंट को रीड किया था, या दो तीन हमने स्टेटमेंट को पढ़ा था, वो क्या थे, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम, फिर चाहे वो रेक्टेंगल हो, फिर चाहे वो स्क्वायर हो, फिर चाहे बेटा वो रोम्बस हो, और फिर चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है, कोई भी एक पैरेललोग्राम हो, उसके साथ अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया है जो कि सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा आधा होता है उस पैरेललोग्राम की, फिर चाहे वो एक पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, या फिर स्क्वायर हो, ये ध्यान रखो। तो बिना सोल्व करे आप आंसर निकाल सकते हो। आपने देखा यार ABCD एक रेक्टेंगल है, तो एक पैरेललोग्राम भी तो होता है, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हमने देखा बेस देखो दोनों का सेम है, और एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है पैरेलल होती है। आप ध्यान देखो, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ODC, ध्यान रखना बेटा जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, तो ODC ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा हाफ ऑफ दी, वो किस पैरेललोग्राम के अंदर है, तो वो पैरेललोग्राम यहाँ पे कौन सा है रेक्टेंगल ऑफ ABCD। रेक्टेंगल के एरिया में कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ट्रायंगल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिना सोल्व करे आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे टिक आंसर कर सकते हो। ध्यान का रखना है a triangle and a parallelogram on the same base and between same parallel lines, so the area of triangle is half of the parallelogram। फिर चाहे वो रेक्टेंगल हो, फिर चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन देखो भी, देखो सारे क्वेश्चंस को ना बड़े आराम आराम से कॉन्सेप्ट वाइज हम सीखेंगे, ठीक है। मेरा मेन मकसद है पास्ट ईयर्स को बेटा सोल्व कराना कि आप जो है कॉन्सेप्ट को सीखो, अप्रोच देखो कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को, कैसे मतलब निकालना है, ठीक है, फिगर अगर बनानी है तो कैसे बनानी है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, ये सीखना है हमारा जो मकसद है इन पास्ट ईयर्स का बेटा, वो इन चीजों को सीखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल such that AB is equal to A minus B, BC is equal to A, and CA is equal to A plus B, and D is a point on BC such that BT is equal to AB. The ratios of BD ratio DC for any value of A and B is given by। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है अपनी मर्जी से बना लेते हैं, लेकिन अब आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड का जब आप लिखोगे ABC, तो पहली एक चीज समझो बेटा, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हाइपोटेनस। तो आप क्या करो, अगर ये राइट एंगल, देखो ध्यान रखो कभी भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है
तो साइड्स उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे छोटी साइड a माइनस बी, क्योंकि a में से कुछ माइनस कर रहे हैं। इसके बाद देखो a, इसके बाद a प्लस बी। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? a प्लस बी, यानी कि ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस कौन सा है? AC। तो ये a है, ये c है, तो ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, और जिसमें आपको साइड्स दे रखी हैं। तो बीसी की वैल्यू कितनी है? a, और बेटा AB की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी, और AC की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। डी इज पॉइंट ऑन BC, डी एक पॉइंट है BC के ऊपर यहां पे, सच दैट कि BD और AB कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर। तो ये AB और BD ये दोनों कैसे हैं? बराबर हो जाएंगे। द रेशो ऑफ BD रेशो DC, और हमें BD का और DC का क्या निकालना है? रेशो निकालना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है। आप ध्यान कर रखो कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल एग्जामिनर का बेटा फेवरेट है। राइट एंगल ट्रायंगल पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो। पहला, कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, आप ध्यान दो क्या उसकी साइड्स एपी में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स एपी में है तो ध्यान रखना वो 101% 3 4 5 या 3 4 5 का कोई मल्टीपल रही होगी। क्योंकि अगर साइड्स एपी में है तो ध्यान रखना बेटा वो हमेशा 3 4 5 या 3 4 5 का कोई मल्टीपल ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फोल्ड होती है और साइड्स इंटीग्रल हैं, और उनके बीच का गैप अगर सेम है तो 101% आप दिमाग में रखो, या तो 3 4 5 या फिर 3 4 5 का मल्टीपल। जैसे जैसे हम सेशंस को आगे बढ़ाएंगे इस पे मैं और कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। अब आपको चेक क्या करना है बेटा? गैप देखो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो गैप कितना है यहां से? b। थर्ड माइनस सेकंड, गैप कितना आया? b। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a माइनस बी, ए और a प्लस बी साइड से किसमें है? एपी में। और अगर एपी में है तो डायरेक्ट आप कह सकते हो 3 4 5। आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगा के a और b में रिलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड दे, काम करो गैप पे, यानी कि उनके डिफरेंस पे, यानी कि साइड्स एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 3 4 5। अब अगर 3 4 5 आपके दिमाग में रखा है, देखो बीच वाली साइड कौन सी है बेटा? ए। तो ए की वैल्यू अगर 4 है, ध्यान दो, क्योंकि देखो ये सबसे छोटी है सबसे बड़ी, तो अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 1, क्योंकि 4 में से 1 माइनस किया 3, 4 में 1 ऐड किया 5। इसका मतलब बेटा ए और बी की वैल्यूज क्या दिख रही है हमें? तो आप कह सकते हो ए माइनस बी। ठीक है, तो 4 माइनस 1, तो यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 3 आ गई। बीसी की लेंथ कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। और एसी की लेंथ कितनी आ गई? 5 आ गई। अब एडी जो है, ये जो पॉइंट है डी, तो बीडी किसके बराबर है? एडी के एबी के बराबर है। तो एबी की लेंथ कितनी है? 3। तो बेटा बीडी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 3। तो डीसी की लेंथ कितना होता है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। क्या पूछा उसने? बीडी रेशो डीसी, बीडी रेशो डीसी कितना जाएगा? 3:1। लेकिन इसको याद रखना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल पे मैंने आपको अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कस किए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा? व्हेन इट इज आइसोसेलेस। और मैक्सिमम एरिया अगर आपसे पूछा है तो उसकी हाइपोटेनस हमेशा √2a के बराबर होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड एपी में है तो ध्यान रखो वो हमेशा 3 4 5 या 3 4 5 का कोई मल्टीपल ही होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूं एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, आप सोल्व करो खुद से। Let ABC be an equilateral triangle if side BC is produced to the point D so that BC is equal to twice of CD, then AD square is equal to। ठीक है, देखो यहां पे क्या करना है हमें। सबसे पहली चीज तो बेटा फिगर बनाओ, हमेशा फिगर बनाओ। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड कैसी हैं? बराबर हो जाएंगी। और बीसी को हमने बढ़ा दिया आगे की तरफ, प्रोड्यूस्ड कर दिया कहां तक? डी पॉइंट तक। और इस तरीके से कराया कि जो बीसी है दैट इज ट्वाइस ऑफ सीडी। तो सीडी अगर आपने एक्स माना है, अगर सीडी आपने एक्स माना है तो बेटा बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ एक्स। तो सारी साइड क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स। देन एडी स्क्वायर। तो उसने आपसे क्या पूछा है? ये जो एडी बना यहां पे एडी का स्क्वायर पूछा है। अब आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपको बेटा थ्योरम नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है देखो,
यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है बेटा स्टेवर्ट थ्योरम। कौन सी थ्योरम? स्टेवर्ट थ्योरम। स्टेवर्ट थ्योरम क्या कहती है? ये किसी भी सीवियन के लिए होती है। अब सीवियन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाती है अपोजिट साइड की, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीवियन। ये आपके पास एक ट्रायंगल है बेटा, तो ध्यान रखो ए, बी और सी, यहां से खींची गई कोई भी लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीवियन बोलते हैं। और आगे जाके मैं आपको एक थ्योरम और बताऊंगा, सिवास थ्योरम, जो इसी के ऊपर डिपेंड होती है। स्टेवर्ट थ्योरम किस चीज के लिए इस्तेमाल होगी? आपने ये जो सीवियन डाली है ना बेटा, किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पे, मतलब अपोजिट वाली साइड पे, उसकी लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या? स्टेवर्ट थ्योरम। स्टेवर्ट थ्योरम कहती क्या है? ध्यान से सुनो यहाँ पे, कि अगर आपने, याद करने का तरीका, एबीसी एक ट्रायंगल है और आपको एडी की लेंथ निकालनी है, या इन साइड्स में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? आप ध्यान दो, एबी है यहाँ पे, इस साइड पे, ये जो हमने यहाँ पे बेटा सीवियन डाला है, ये एबी और एसी से डाला है, तो कोई याद रखने का तरीका, एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर। अब इस मीडिया, इस ये जो सीवियन है, ये बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, बीडी और डीसी में। तो एबी के बीसी साइड पे जो अपोजिट वाली वो है, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे साइड कौन सी है? डीसी, तो एबी स्क्वायर इंटू डीसी प्लस, अगर मैं एसी को चेक करूंगा तो आप ध्यान से देखो, तो एसी के लिए अगर मैं देखूं तो एसी और बीसी पे इसके अलग कौन सा है? डीसी तो इसके पास है, तो अलग कौन सा बचा हमारे पास? ये बीडी। तो एसी स्क्वायर इंटू बीडी इज इक्वल टू, अब मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूं बेटा, ये इक्वल टू इधर की तरफ है, ये ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे है, ये इज इक्वल टू, आप ध्यान रखो, तो बीडी प्लस डीसी ब्रैकेट के अंदर एडी का स्क्वायर प्लस बीडी इंटू डीसी। देखो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी 2022 में और 2023 में और इवन 2021 में, सॉरी 23 में नहीं, 21 में और 22 में लगातार यहां से क्वेश्चन आया था। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है, ये किसी भी साइड के लिए। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अपोलोनस थ्योरम, वो इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। जब एडी क्या बन जाए? जब एडी एक मीडियन बन जाए, तो इसी थ्योरम का नाम क्या बन जाएगा? अपोलोनस थ्योरम। ऐसे ही टोटल 4 केस होते हैं, कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो क्या होगा, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो क्या होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो जाए तो क्या होगा। तो उन सभी केस में हमें जो है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल पे ये हर जगह एप्लीकेबल होगा स्टेवर्ट थ्योरम। तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर इंटू डी सी प्लस ए सी का स्क्वायर इंटू बी डी इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर बी डी प्लस डी सी, अंदर देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू डी सी। इसी को हम बोलते हैं स्टेवर्ट थ्योरम, जो किसी भी सीवियन, किसी भी लाइन की लेंथ निकालने के लिए फाइंड होती है। अब यहाँ पे आप लगा दो स्टेवर्ट थ्योरम। अब आपने देखा ए बी डी, ए सी क्या है आपके पास? ए सी एक सीवियन है ए बी सी के लिए। अगर मैंने बेटा यहाँ पे स्टेवर्ट थ्योरम लगाया तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टेवर्ट थ्योरम लगाते हैं, हमने यहाँ पे लगाया ए बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर इंटू सी डी, किसके बराबर है बेटा? x के बराबर है, प्लस एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर इंटू बीसी, बीसी कितना है यहाँ पे? 2x है, इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था? बीसी प्लस सी डी, तो कितना जाएगा ये? 3x, ब्रैकेट के अंदर एसी का होल स्क्वायर, तो एसी की वैल्यू कितनी है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो बेटा एसी कितना है? 2x, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस बीसी इंटू सी डी, तो कितना जाएगा ये? 2x स्क्वायर। ठीक है, हमने सोल्व किया तो देखो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा? ये x क्यूब हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस x से और इस x से ये वाला x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? तो 4x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 2 6, तो 6 तिया 18x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा ट्वाइस ऑफ एडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14x स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे बेटा, इंप्लाइज दैट कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। ठीक है, और x क्या है? x क्या है आपके पास? सी डी। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा यहाँ पे कि 7 इंटू सी डी का होल स्क्वायर आपका आंसर, दैट इज डेल्टा। लेकिन अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता थी, अगर आपको स्टेवर्ट थ्योरम नहीं आती थी, बेटा आप कितना भी दिमाग लगा लो, इस क्वेश्चन पे आप जो है अप्रोच आसानी से नहीं कर पाते। हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम लगेगा लेकिन, ठीक है। आप इसमें cos थीटा लगाओगे, और इवन स्टेवर्ट थ्योरम जो हम प्रूव करते हैं वो cos थीटा लगा के करते हैं।
इसके अलावा देखो क्वेश्चन को सोल्व हम कैसे करते हैं बेटा, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। हमने यहाँ पे cos थीटा लगा दिया और हमने यहाँ पे भी cos थीटा लगा दिया, या अगर इसी की फॉर्म में निकालना है तो देखो ये कितना आ जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा x, यहाँ पे cos थीटा लगा दो, तो आपके पास AD का आंसर आ जाएगा। और cos थीटा कैसे लगाते हैं क्वाड्रिलेटरल में भी मैंने आपको सिखाया ये किस तरीके से अप्लाई करता है। हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने जानबूझ के बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि स्टेवर्ट थ्योरम क्या होती है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल इसके 4 केस बनते हैं, एक केस मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, ABC is a triangle where BC is equal to twice of AB, angle C is equal to 30, angle A is equal to 90 and the magnitude of the side AC is। आपसे पूछ लिया, एंगल दे रखे है, साइड दे रखी है, आपसे उसने जो है वैल्यू पूछ ली। राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा पहले राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो, और एंगल ए कैसा है आपका 90 डिग्री, तो इसको ए बोल देंगे, इसको बी और इसको सी। एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल सी कितना है 30 डिग्री। अब आपको पता है बेटा ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 90 है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, जो BC है वो किसके है AB के दुगना है, तो अगर AB आपने A सेंटीमीटर माना है तो BC कितना हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ A, क्योंकि आपको दे रखा है BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। अब आपसे पूछा है AC बताओ, AC का मैग्नीट्यूड बताना है, मुझे क्या बताना है AC बताना है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं या तो आप इस ट्रायंगल के ले लो या आप इस ट्रायंगल के ले लो, किसी पे भी आप जो है सोल्व कर दो, लेकिन क्योंकि आंसर मुझे किसकी फॉर्म में बताना है, सारे ऑप्शन देखो BC की फॉर्म में बताना है, तो मैं किस पे काम करूंगा इस वाले एंगल पे काम करूंगा। अब आपको पता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 के अपोजिट जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अब वो एंगल किस साइड पे टिका हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं बेस, और उस थीटा के अपोजिट हमेशा क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर। अगर मुझे AC फाइंड करना है BC की फॉर्म में, तो क्या दिख रहा है आपको बेस और हाइपोटेनस, तो इसमें हम क्या लगाएंगे cos 30, क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे cos थीटा। तो जब हमने cos 30 लगाया, और cos 30 किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पे AC, हाइपोटेनस कितना है आपके पास BC विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, तो A हम कह सकते हैं क्या है बेटा AB भी है और BC भी है, या डायरेक्ट मैं यहाँ पे BC लिख दूं, आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर हमें BC लिखना है तो AB की फॉर्म में आ जाएगा, कैसे भी आप लिख सकते हो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखने का तरीका, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो cos जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा √3/2 इज इक्वल टू AC अपॉन ट्वाइस ऑफ A। तो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, तो √3 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, और ए क्या है आपके पास ए बी, लेकिन हमें आंसर किसकी फॉर्म में निकालना है BC की फॉर्म में निकालना है, तो हमें इतना रखने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्ट आपस में पुट कर सकते हो, कैसे पुट करोगे देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो, वही चीज, बस हमें डायरेक्ट यहाँ पे आपको BC लिखना था। तो AC की वैल्यू देखो, अब आपको पता है ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, ये तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखते BC और आपके पास आंसर आ जाता है BC की फॉर्म में। तो कितना जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ A क्या बन जाएगा ये BC, तो √3/2, यानी कि यहाँ पे ही अगर आप डायरेक्ट 2A ना पुट करके आप अगर यहाँ पे BC पुट करते, इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता डेल्टा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को देखो कि हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं बेटा। The bisector BI and CI of the angle B and C of a triangle ABC meet in I. What is BI? BIC is equal to। अभी जो सेकंड जो क्वेश्चन था इस सेशन में, हमने इसी कॉन्सेप्ट को, मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, A B एंड C, उसने क्या बोला है कि बाइसेक्टर BI एंड CI ऑफ द एंगल B, तो एंगल B का बाइसेक्टर और यहाँ पे C का बाइसेक्टर क्या है वो I पे जाके मीट कर रहे हैं। तो आपको बताना है ये जो BIC है किसके बराबर है, तो ये क्या है दोनों एंगल बाइसेक्टर। देखो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था कि अगर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B और C के एंगल बाइसेक्टर बीच में जाके मीट कर रहे हैं, तो ये एंगल हमेशा क्या होगा बेटा, ये होता है 90 प्लस ये जो अपोजिट वाला एंगल है इसके उसका आधा, तो हाफ ऑफ एंगल ए। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए किसमें आपका डेल्टा में है। ये प्रूफ कैसे होता है एंगल से, ABC का एंगल देख लो कैसे प्रूफ होता है डायरेक्ट, अगर आपको पता है तो देखो ये प्रूफ कैसे होता है बेटा। ABC एक ट्रायंगल है तो मैं कह सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और बीआईसी भी एक ट्रायंगल है, तो अभी मैंने इसको मान लिया बीआईसी जो है थीटा है, बीआईसी कितना है थीटा। अब ये भी तो एक राइट एंगल, ये भी एक ट्रायंगल है सॉरी बीआईसी, जिसमें तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो यानी कि एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो ये वाला एंगल हाफ ऑफ एंगल बी, ये वाला एंगल हाफ ऑफ एंगल सी, तो इज इक्वल टू प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं यहां पे देखो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी की वैल्यू अगर मैं पुट करूं इस वाली इक्वेशन में तो क्या आएगा 90 माइनस, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू, तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो कितना आएगा बेटा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे देखो 180 में से 90 गया 90, तो 90 ये माइनस का इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का हाफ ऑफ एंगल ए। लेकिन एग्जाम में आप इतना लंबा सॉल्व नहीं करोगे, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है जो किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल अपोजिट वाले एंगल के 90 में आधा उसका जोड़ देंगे। यही मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा यहाँ पे, ये माइनस कर देंगे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल, यानी प्रूफ करने का तरीका सेम ऐसा है। और तीसरा इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है लेकिन दूसरा कैसा है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना होगा हमेशा हाफ ऑफ एंगल ए। ये तीनों चीज आपको ये याद होनी चाहिए। In a triangle ABC, angle BC is equal to 90 degree and CD is perpendicular to AB. If AD is equal to 4 centimeter and BD is equal to 9 centimeter, then the value of BC will be. फिगर बनाते हैं पहले। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बीसीए कितना है 90, यानी कि एंगल सी कितना है 90। तो जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा सी, क्योंकि ये 90 डिग्री बोला है। इसके बाद आप कुछ भी लिख दो, मतलब किसी भी वर्टेक्सिस का नाम आप कुछ भी ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री कहां पे बन रहा है सी पे बन रहा है। एंड सी डी इज परपेंडिकुलर, यानी कि यहां से हमने एक एल्टीट्यूड डाला है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर सी डी। इफ एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एडी कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर एंड बीडी कितना है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा डीसी की वैल्यू बताओ। देखो ये भी बेटा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर का, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से जो यहाँ पे एल्टीट्यूड डालता है हाइपोटेनस पे, इस पे आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप दो चीज याद रखो सिमिलैरिटी के ऊपर, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो पैरेलल लाइन दिखी मतलब सिमिलैरिटी और थेल्स थ्योरम। अगर राइट एंगल के ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको दूसरा अगर राइट एंगल दिख रहा है सिमिलैरिटी, कहीं पे भी आपको दो राइट एंगल दिखे ट्रायंगल में सिमिलैरिटी, आपको दो पैरेलल लाइन दिखे सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सिमिलैरिटी से अब कुछ केस होते हैं सिमिलैरिटी के जो आपको याद रखने हैं, वो क्या क्या है। देखो पहला केस, ये आगे जाके इन पे बेटा क्वेश्चन आएंगे कि AC का स्क्वायर कहां से प्रूफ होगा, ये सिमिलैरिटी से। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू तो AD इंटू AB, क्योंकि AC के पास कौन सा है AD है, कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB। ये प्रूफ कैसे होगा सिमिलैरिटी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल के केस में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, इफ यू हैव टू सिमिलर ट्रायंगल तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। दूसरा स्टेवर्ट थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि अगर राइट एंगल है, अगर हमने एक एल्टीट्यूड डाला है तो उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, वो केस भी यहाँ पे लगता है। मतलब उससे भी आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट कैसे निकालना है आपको, लेकिन उतना करने की हमें जरूरत नहीं है बेटा। दूसरा केस आपको याद होना चाहिए कि BC का स्क्वायर, तो BC देखो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा रखेंगे, तो BD इंटू AB, BD इंटू AB। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें CD। तो तीसरा केस याद रखो, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा यहाँ पे AD इंटू DB के बराबर होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने वर्टेक्स से 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे एक एल्टीट्यूड डाला है तो इस सिमिलैरिटी पे तीन केस बनेंगे।
तो एल्टीट्यूड निकालने का ये पहला तरीका है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BD। लेकिन ध्यान रखो बेटा, एल्टीट्यूड निकालने के दो और तरीके होते हैं। वो क्या होते हैं कि CD जो होता है वो इज इक्वल टू, अगर हम एरिया से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट डिस्टेंस निकालूं, हाफ बेस इंटू हाइट डिस्टेंस निकालूं, दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो यहां से निकल के आएगा प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये भी याद रखो, ठीक है। आप कह सकते हो CD इंटू AB इज इक्वल टू AC इंटू BC। तीसरा तरीका जो इससे प्रूफ करके आएगा वो क्या होता है कि 1 अपॉन CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन BC का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन AC का स्क्वायर। बेटा CD निकालने के ये तीन तरीके होते हैं और ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, जो एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं, रिपीटेड मोड पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कहां से निकाला हमने, सिमिलैरिटी से। ये कहां से निकाला, एरिया से। और इसी का एक्सटेंशन है ये वाला फॉर्मूला, और इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे लैडर थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम है, लैडर थ्योरम बन जाएगी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स से अगर आप एल्टीट्यूड डाल रहे हो तो उसकी लेंथ, हम ये तीन तरीके होते हैं। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें इन तीनों में से कौन सा अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, एडी गिवन है, बीडी गिवन है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DB। तो AD कितना है 4, BD कितना है 9, तो बेटा CD की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, डायरेक्ट आंसर। अगर ये पता था डायरेक्ट आंसर। हाँ, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। इन द फिगर गिवन बिलो PQR इज 90 डिग्री, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड QL इज मीडियन। और ये क्या है आपके पास बेटा, एक मीडियन है। तो मीडियन क्या करती है, साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। मतलब ये L इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। L क्या है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। जैसे ही मैंने बोला कि L जो है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था, तो L क्या है बेटा, सरकम सेंटर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सरकम सर्कल हम डालते हैं, मतलब हम जो ऐसा एक सर्कल डालेंगे जो यहाँ पे बेटा ऐसे पास हो रहा है तीनों वर्टिसेस से, इसका सेंटर हमेशा कहां पे होता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। तो PL क्या है, रेडियस, RL क्या है, सरकम रेडियस, ऐसे ही QL की भी क्या हो जाएगी, सरकम रेडियस। ये तीनों बराबर होते हैं। अगर ये मीडियन है तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि मीडियन हाइपोटेनस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा इसका, ये हो जाएगा आपका सरकम सेंटर। यानी कि ऐसा एक सर्कल जो PQR से पास हो रहा है, ठीक है। उसने क्या क्या हमें दे रखा है, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। देखो पाइथागोरस लगा के आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। लेकिन कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा उसमें 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 या इसका कोई भी मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 8 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो उसमें तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 16 20 एंड सो ऑन। तो 3 4 5 या उसके मल्टीपल, एक तो वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो 7 24 25, इसके बाद क्या है, जैसे 5 12 13, ऐसे ही बहुत सारे हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद होनी चाहिए जो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं, कि पाइथागोरन ट्रिपलेट हम फाइंड कैसे करते हैं, अगर साइड इवन है या साइड ऑड है। हाँ, लेकिन कुछ आपको बेटा यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो अगर ये 5 है ये 12 है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो बेटा PR की लेंथ कितनी होगी, 13। ये क्या है, मिड पॉइंट। तो PL की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6.5। LR की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6.5। और QL, क्योंकि इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो बेटा QL की लेंथ भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5। डेल्टा आपका आंसर आ जाएगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और C क्या है यहाँ पे आपका, ये 90 डिग्री है। तो ये A मान लेते हैं बेटा, ये B मान लेते हैं, और C आपका 90 डिग्री है। CD इज परपेंडिकुलर टू AB। यहां से हमने एक 90 डिग्री पे डाला है हाइपोटेनस पे। अभी बताया था मैंने आपको तीन तरीके होते हैं। देखो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपको लिखवाया था, अगला ही क्वेश्चन आ गया। तो बेटा CD की लेंथ हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोबारा आपको लिख देता हूं। CD का स्क्वायर, पहला आपको याद होना चाहिए कि CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DB। दूसरा
आपको याद होना चाहिए कि सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे। और तीसरा जो कि लैडर थ्योरम होती है, आपको पता होना चाहिए कि 1/CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस 1/AC का स्क्वायर। अब इन तीनों में से हमें क्या दिख रहा है, उसने क्या पूछा है, 1/CD स्क्वायर। अगर बेटा इसको बोलते हैं लैडर थ्योरम, ये आपको याद था, डायरेक्ट कह सकते हो कि 1/CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर, आपका आंसर। What is the area of a circle whose area is equal to that of a triangle with sides 7, 27, 24 and 25? देखो अभी मैंने आपको बताया था 7, 24, 25 क्या बन रहा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये अगर आपको डायरेक्ट दिखना शुरू हो गया कि 7, 24 और 25 अगर तीनों साइड गिवन है, तो 7, 24, 25 बेटा किसकी साइड होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि इनको हम बोलेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उन साइड्स को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, कितना है 24, हाइट कितना आपके लिए 7, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12, 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें सर्कल का एरिया बताना है, सर्कल के एरिया कैसे एरिया, क्योंकि उसका एरिया ट्रायंगल के बराबर है। तो बेटा ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना है 84, तो सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रावो आंसर। If the area of an equilateral triangle is x and its perimeter is y, then which one of the following is correct? देखो 2023 में आई थिंक 21 या 22 में ऐसा सेम सा ही क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा अलग तरीके से आया था। और ये क्वेश्चन कब का है बेटा, 2013 के सेकंड पेपर का है। क्या बोला है उसने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम साइड मान लेते हैं ए, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड इसमें बराबर होती है, मान लिया ए। तो इसका जो एरिया है वो कितना है, एक्स है। और जो इसका बेटा पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, y, और जो इसका एरिया है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो आपसे पूछा है ये जो रिलेशन आपको दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा सही है। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप सभी को पता है कि √3/4a²। और पेरीमीटर किसके बराबर होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड। तो आपके हिसाब से कितना है वो, 3 टाइम्स ऑफ a। दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आपके पास x और इसकी वैल्यू क्या आपके पास y। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, y की फॉर्म में हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो √3/4a², तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगा बेटा, y² 9 इज इक्वल टू x। अब क्योंकि देखो ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सबकी जगह क्या है, y⁴, y² और y⁴। तो y² को जब आपने सोल्व किया तो y² की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 36x डिवाइडेड बाई √3। क्या y² हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब आपको चेक करना है क्या y⁴ हमें सेटिस्फाई कराएगा, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, y⁴ इज इक्वल टू, देखो 36 का स्क्वायर 1296 और इंटू x²। बेटा जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 x²। तो y⁴ इज इक्वल टू 432 इंटू x², मतलब आपका अल्फा आंसर आ गया। इसी तरीके से देखो एग्जाम में भी आपको अप्रोच करना है। पहले हमने देखा क्या ये इक्वेशन जो हमारे पास सोल्व करके आई, क्या ऑप्शन में थी, ये ऑप्शन में नहीं थी। हमने देखा ऑप्शन किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, y² की फॉर्म में है, y⁴ और एक ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो हमने क्या करा, पहले y² से हमने y⁴ निकाला, हमें हमारा आंसर मिल गया। A triangle DEF is formed by joining the midpoints of the side of a triangle ABC. Similarly, a triangle PQRS is formed by joining the midpoints of the side of the triangle DEF. If the side of the triangle PQR are of length 1, 2 and 3 unit, what is the perimeter of the triangle ABC? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या पता होना चाहिए था, जैसे मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में बताया था कि सॉरी कि पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा जिसका पेरीमीटर आधा होता है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आधा, और जिसका एरिया भी क्या होता है, आधा। आप रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, क्या बनेगा, रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, हमेशा उस रेक्टेंगल के आधा। ऐसे ही ट्रायंगल में जब हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से
उसने क्या दे रखा है, इसका नाम DEF इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो A, B और C। बेटा अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो मैंने इस मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये हमेशा बेटा थर्ड साइड के पैरेलल होगा। क्या होगा ये, पैरेलल। और इसको मान लेते हैं DE, और DE की जो लेंथ है वो क्या होती है हमेशा, BE के आधा। आप कह सकते हो कि DE की लेंथ क्या है, BC के आधा। ऐसे ही जब मैंने इस वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो बेटा DF क्या हो जाएगा, पैरेलल टू AC, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC। ऐसे ही इसको देखो, ये भी क्या होगा, पैरेलल टू AB, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AB। आपने क्या देखा कि जब हमने साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो DEF जो ट्रायंगल बना, इसका जो पेरीमीटर है वो कैसा गया, आधा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाओगे तो उसका पेरीमीटर आधा होता है और उसका एरिया 1/4 होगा। ये ध्यान रखो हमेशा, पेरीमीटर कैसा गया, आधा, एरिया कैसा होगा, 1/4। अगर आगे जाके हम, अगर मैं इसके भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो बेटा एक और ट्रायंगल बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल बनाया है हमने, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/4 किसके, DEF के। इसका पेरीमीटर क्या होगा, आधा, किसके, DEF के। एंड सो ऑन, कहीं तक भी आप बनाओ। अब आप खुद सोचो, उसने क्या बोला है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल PQR, अच्छा इसको भी हमने बनाया PQR, तो PQR, और PQR की जो साइड्स हैं उसकी लेंथ क्या है बेटा, 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3, तो इसका पेरीमीटर देखो कितना जाएगा। हमने क्या देखा कि ABC जो ट्रायंगल है, जब हमने DEF को बनाया तो DEF का पेरीमीटर ABC के आधा। जब हमने PQR को बनाया तो बेटा DEF का जो PQR का जो पेरीमीटर है वो DEF का आधा। तो अगर मैं PQR का दुगना कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, पेरीमीटर किसका, DEF का। और अगर मैं DEF के पेरीमीटर का दुगना कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा, ABC के एरिया का। अब ध्यान रखो, कभी भी अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप अंदर की तरफ जा रहे हो, आधे से मल्टीप्लाई करते रहो, 1/2 1/2 एंड 1/2। लेकिन अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते रहो। एरिया के फॉर्म में 1/4 से डिवाइड, और मतलब 4 टाइम से 4 से आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अगर PQR का जो पेरीमीटर है बेटा कितना आ गया, 3 2 5 और 1 6, तो DEF का पेरीमीटर कितना जाएगा, क्योंकि देखो अंदर से बाहर जा रहे हैं, इसका दुगना हो जाएगा वो 12। और ऐसे ही ABC का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बराबर आंसर। यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC एंड एल्टीट्यूड AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो एरिया उसका वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें उसने क्या बोला है, AB बराबर AC है, तो AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। AD हमने एक एल्टीट्यूड डाला यहाँ पे। अब आपको याद कर रखना है कि अगर दो बराबर साइड में आपने एल्टीट्यूड डाला है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है, ये बेटा मीडियन भी होगा, और ये एल्टीट्यूड भी होगा। ये आपको दिमाग में आना चाहिए था। एडी की लेंथ कितना दे रखा है उसने, 3 सेंटीमीटर, और जो एरिया है इसका ABC का वो कितना है, 12। तो अगर आपको एल्टीट्यूड पता है तो आप कह सकते हो, इसने क्या पूछा, और पेरीमीटर पूछा है इसका। आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, देखो अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको एल्टीट्यूड पता है, उसकी लेंथ पता है, तो एरिया कैसे निकालेंगे। आपको पता है हाफ बेस, तो बेस कितना है यहाँ पे BC, इंटू हाइट, उस पर जो हमने एल्टीट्यूड डाला है वो कितना है हमारे पास AD। अब आप देखो एरिया कितना गिवन है हमें, 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC, और AD की लेंथ कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। कितना गया, 3 चौक 12, तो यहां से बेटा BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। अगर BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो आपको क्या पता होना चाहिए था, ये तो मिड पॉइंट है, क्योंकि दो बराबर साइड से हमने एल्टीट्यूड डाला है, तो ये तो मीडियन भी होगा। AD इज ऑल्सो द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अगर BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो बेटा BD की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। DC की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। बताया था 3 4, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5। ये भी कितना होगा, 5। उसने क्या पूछा है, पैरामीटर ABC का। तो 5 और 5 10, 10 और 8 18 आपका आंसर। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और बहुत कम टाइम लगेगा। बस बेटा आपको ये चीजें पढ़ के जाना है।
ABC and XYZ are two similar triangles with angle C is equal to angle Z, whose area are respectively 32 centimeter square and 60.5 centimeter square. If XY is equal to 7.7 centimeter, then what is AB is equal to? सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बता के आया था, वहां पे हमने बहुत चीजें देखी थी जो ट्रायंगल में इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं बेटा, आप स्टार्टिंग से इन सारे सेशंस को आप देखते हुए आओ, लाइन्स और एंगल, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। उसने एबीसी तो ट्रायंगल बोल दिया, एबीसी एंड एक्स वाई जेड बना लेते हैं बेटा। देखो ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों सिमिलर हैं। और उसने क्या बोल दिया, एंगल सी बराबर है, ये जो एंगल सी है किसके बराबर है बेटा, एंगल जेड के बराबर है। और अगर ये बराबर है तो उसने क्या बोल दिया, यहां से एक्स वाई की लेंथ देखो 7.7, क्योंकि बाकी एंगल के बारे में नहीं पता, हमें एक ही एंगल काफी है। क्योंकि हम क्या देखते थे, जो एंगल बराबर होते हैं उनकी अपोजिट वाली साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो इस वाले एंगल के अपोजिट ए बी, इस वाले एंगल के अपोजिट एक्स वाई, और दोनों कैसे हैं, सिमिलर। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है। और सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है, तो मैं कह सकता हूं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर एबीसी ऊपर लिखा है जिसमें एंगल बराबर ये है, तो इसके अपोजिट एबी, AB अपॉन इसके बराबर इस वाले ट्रायंगल में Z, Z के अपोजिट XY, XY की वैल्यू 7.7, तो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ABC जो एरिया है वो किसके बराबर है, 32 सेंटीमीटर। XYZ का जो एरिया है बेटा वो कितना है, 60.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हो AB अपॉन 7.7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 0 लिखा हमने, कितना जाएगा बेटा 121, और ये कितना जाएगा यहाँ पे 5 6 जा 30, 5 4 जा 21। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, इसका क्या लेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कितना आएगा ये जाएगा 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 7.7, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, आप बोलोगे ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू 7.7 डिवाइडेड बाई 11। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा बेटा 0 आ जाएगा, 11 से कितनी बार गया 10, और 11 7 जा 77, 8 7 जा 56, और 10 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा मेरे पास 5.6 अल्फा आंसर, ठीक है। बहुत ही मतलब आराम से बेटा मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाओ कि कैसे किस तरीके से मेथड को अप्लाई करना है। आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आया बेटा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल है। अब आपने देखा होगा अभी हम बेटा 17 क्वेश्चन पे हैं और राइट एंगल के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो एग्जामिनर का ना सीडीएस में राइट एंगल ट्रायंगल फेवरेट है। सर्कल में और अगर ट्रायंगल से क्वेश्चन बन रहा है तो चांसेस हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा है। तो उसके बारे में आप पे कमांड होनी चाहिए, उसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पे है, वो ए पे है। तो ए बी एंड सी। A perpendicular AD is drawn on the hypotenuse BC, और BC पे आपने एक हाइपोटेनस मतलब एक एल्टीट्यूड डाला है ऑन BC। तो आपको पता है बेटा यहां से डालेगा, वर्टेक्स से डालेगा, और ये क्या है AD। व्हाट इज BC इंटू AD, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज BC इंटू AD की वैल्यू बताओ किसके बराबर है। किसकी फॉर्म में पूछा है उसने, तो AB इंटू AC की फॉर्म में पूछा हुआ है। देखो मैंने आपको बताया था कि बेटा CD के ये जो AD है, तो AD की लेंथ निकालने के हमारे पास कितने तरीके थे, 3 तरीके थे। एक तो लैडर थ्योरम, एक एरिया बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा सिमिलैरिटी से। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BD, वो नहीं पूछा हमसे, उससे भी आप वैसे फाइंड कर सकते हो। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि जो AD है वो AD इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कितनी है, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो किसके बराबर है ये, BC के। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनाइए, AD इंटू BC इज इक्वल टू किसके बराबर है, AC इंटू AB। और यही तो आपसे पूछा है कि अगर AD बराबर BC क्वेश्चन में दे रखा है, AD इंटू BC की वैल्यू पूछे, तो बेटा किसके बराबर होगी वो, AC इंटू AB के।
तो AC इंटू AB के आपका अल्फा आंसर आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल फेवरेट है, और उसमें ये जो हम वर्टेक्स से जो हाइपोटेनस डालते हैं, ये तीनों केस आपको याद होनी चाहिए। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। ड्रॉ कर लो बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें एंगल B कैसा है आपका, ये 90 डिग्री, तो ये B हो जाएगा, इसको A बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। और एंगल C कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल A। अब आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना है, 90 डिग्री। और यहां पे आप कह सकते हो कि C कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल A, और इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करके एंगल A आएगा 30 डिग्री और एंगल C आ जाएगा आपके पास बेटा 60 डिग्री, और ये ऑलरेडी आपको दे रखा है 90 डिग्री। देन व्हाट इज AB स्क्वायर, आपसे क्या पूछा है कि AB स्क्वायर की वैल्यू बताना, और किसकी फॉर्म में पूछा है उसने, BC की फॉर्म में पूछा है। मैं क्या लगा सकता हूं, देखो AB की वैल्यू पूछी है किसकी फॉर्म में, BC की फॉर्म में। तो ये थीटा आपको दिख रहा है, इस थीटा के अपोजिट AB। तो मैंने क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस, और जो एंगल आपको दिख रहा है कि वहां पे काम करना है, मान लो आपको 60 डिग्री पे काम करना है, तो बेटा 60 के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, और जिस जो थीटा जहां पे टिका हुआ है हाइपोटेनस के अलावा, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो 60 डिग्री के लिए AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस। आप किसी पे भी काम कर सकते हो, आप 30 पे भी काम कर सकते हो, 60 पे भी काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हमने 60 को पकड़ा क्योंकि हमें एकदम दिख रहा है, तो बेटा इसमें क्या लगाएंगे हम, tan थीटा। तो tan 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन बेस विच इज BC, और tan 60 की वैल्यू होती क्या है, √3। तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो बेटा AB की वैल्यू किसके बराबर होगी, √3 टाइम्स ऑफ BC। उसने AB नहीं पूछा, क्या पूछा है, AB का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर करके हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू BC का स्क्वायर, आपका आंसर। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आपको डायरेक्ट छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। लेकिन आप देखोगे 2016 के बाद से, 15 के बाद से, 17, 18, 19 में लेवल हमने जो है, यानी कि एग्जामिनर ने यूपीएससी में, CDS में, मैथ्स में लेवल को अप किया है। ठीक है, अभी कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो। The side AC of a triangle ABC is produced to D such that BC is equal to CD. If angle ACB is 70 degree, then what is angle ADB is equal to? एक ट्रायंगल है ABC, तो A, B एंड C। उसने क्या बोला है, AC को हमने बढ़ा दिया, AC तो AC को हमने प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, D पॉइंट तक। और इस तरीके से किया है कि BC बराबर CD, यानी कि ये जो BC है किसके बराबर है, ये पॉइंट बेटा हमारा C है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा C है, तो BC किसके बराबर है, CD के बराबर है। इफ एंगल ACB, तो ACB ये जो एंगल है कितना है, 70 डिग्री। तो आपसे पूछा है ADB की वैल्यू बताओ, A, D और B, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछे। अगेन कितना आसान क्वेश्चन है, आपको याद क्या होना चाहिए था। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो पहले ध्यान दो, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं, तो देखो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, ABC, तो ये थीटा है। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, ACB, तो ये भी थीटा है। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी हमेशा बराबर होंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, अगर मैं किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दूं तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, ये A है, ये B है, ये C है। तो राइट किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बेटा इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट वाले दोनों एंगल होते हैं ना उनका सम होता है। मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए। आपने क्या देखा, आप इस ट्रायंगल में देखो B C D में, अब क्योंकि BC बराबर है BD के, तो बेटा देखो DC के अपोजिट ये वाला एंगल, BC के अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। और ये वाला देखो क्योंकि इसको एक्सटेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल,
तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 35 और ये भी कितना हो जाएगा 35। ये तो एक तरीका था अगर आपको ये आता था तो। अगर ये नहीं आता तो कैसे करते इसको सोल्व हम? ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 110। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेटा इसको थीटा मानेंगे, तो ये भी क्या होगा थीटा, और इन तीनों का सम कितना होगा 180। वहां से हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा तब भी 35 डिग्री। E is the midpoint of the median AD of a triangle ABC. If BE is produced meet the side AC at F, then CF is equal to। ठीक है, पहले बेटा इसकी फिगर बना लेते हैं। E is the midpoint of the median AD of a triangle ABC। एक ट्रायंगल है ABC और जिसमें जो मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है बेटा? मीडियन का काम होता है कि जिस साइड पे आपने मीडियन को डाला है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो आप कह सकते हो BD बराबर BC। AD क्या है? मीडियन है। अब उसने बोला है कि इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है बेटा? E। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। हमने यहां से एक लाइन डाली है जो इस मीडियन को पास हो रही है और AC पे जाके टच कर रही है, कहां पे? F के ऊपर। तो आपसे पूछा है CF की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो E अगर मिड पॉइंट है AD का, तो बेटा AE और ED का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1:1। क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ये चीज सबसे पहले आपको देखनी है। तो क्या अप्लाई करेंगे, आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे अगेन 2 से 3 कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है बेटा वो है यहाँ पे मास पॉइंट ज्योमेट्री। किसका इस्तेमाल करेंगे हम? मास पॉइंट ज्योमेट्री, MPG। कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखो। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है बेटा D ABC ट्रायंगल में A B एंड C। मान लिया कि ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है BD को DC को। ये एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, मैं इसी पे लगा के दिखा देता हूं। और ये साइड की फॉर्म में भी हो सकता है, सीजन की फॉर्म में भी हो सकता है। मान लिया कि ये डिवाइड कर रहा है बेटा 1:2 की फॉर्म। जब आप मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाएंगे, जो को पहले समझो लगाना कैसे है, उसके बाद समझो कहां से लगाना शुरू करना है। ये 2 पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है और AD हमने क्या डाला है यहाँ पे बेटा? पॉइंट डाला है, ठीक है, जो कि BD को और मतलब BC को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही इसको बोल दिया हमने E, तो यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है बेटा 1:2 की फॉर्म में। तो इन दोनों रेशियो का मीटिंग पॉइंट देखो, अप्लाई कैसे करना है देखो। यहाँ पे क्या है? DC की वैल्यू कितना है? 3। तो इस 3 को उठा के लिख दो यहाँ पे B पे। तो इसका मतलब पॉइंट B की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2। इसको उठा के ले जाओ 2 पे, मतलब C पे। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ उठ के जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठ के जाएगी, तो यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये जो हमने यहाँ पे लगाया है इसी को यहाँ पे अप्लाई करके देखो। अब एक बार बताओ बेटा, ये जो 2 है, तो AE की जो वैल्यू है वो कहाँ उठ के आएगी? C के ऊपर। अब इसके हिसाब से ये वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। लेकिन इस वाले रेशो के हिसाब से कितना आ रहा है? 2। तो ये जो 2 रेशो होते हैं ना, इनको मर्ज करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे 2 लाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों पॉइंट पे। देखो अब ये कितना हो गया? 2। तो 2 उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये कितना है? 4। 4 उठ के कहाँ पे जाएगा? A पे जाएगा। अब ये जो आपको दिख रहा है इन दोनों का सम, तो 3 और 2 कितना आएगा? 5। ये D पॉइंट हो जाएगा। तो D पॉइंट पे कितना आया? 5। ऐसे आप यहाँ पे देखो, अगर बेटा यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6। समझ आया ये चीज? ध्यान आपको समझना क्या है, देखो ये 6 पॉइंट इस पे है, तो ये पॉइंट कहाँ उठ के आया होगा? यहाँ से उठ के आया होगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। अगर इस पॉइंट पे 3 है इस वाली लाइन पे, तो 3 कहाँ गया होगा? ये यहाँ पे गया होगा। और इन तीनों का सम कहाँ आएगा? पॉइंट पे 9 पे आएगा। अब आप ये इस वाले रेशियो के हिसाब से 9 आया, आप इस वाले के हिसाब से देखो, यहाँ पे कितना? 5। तो यहाँ पे उठ के क्या जाएगा? ये 5। यहाँ पे कितना? 4। तो 4 कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे। इन दोनों का सम कितना है? 9। इसका मतलब सेम आ रहा है। इसी को बोलते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री से हम क्या फाइंड करेंगे? साइज का रेशियो। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करना है हमें। कैसे अप्लाई करेंगे? ये कितना है बेटा? 1:1। ये भी कितना है? 1:1। दोनों रेशियो मीट कहां कर रहे हैं? यहाँ पे मीट कर रहे हैं, मतलब यहां से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है? 1। तो ये उठ के कहाँ आएगी? B के ऊपर। ये कितना है? ये भी 1 है, तो ये उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और इन दोनों का सम कहाँ पे आएगा? D पे आएगा। ये कितना हो गया? 2। अब आपको पता है अगर मैं AD पे देखूं, ये 1:1 है, तो ये उठ के कहाँ जाएगा? D के ऊपर। ये उठ के कहाँ जाएगा? A के ऊपर। जब ये इस वाले रेशो से उठ के आया, तो यहाँ पे कितना है? 1।
लेकिन एक्चुअली में हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमने रेशो में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 यहां से उठ के आया, अब बराबर है, तो ये 2 कहां जाएगा बेटा, यहां पे जाएगा। अगर ये 2 यहां पे गया तो इन दोनों का सम कितना है, 4, 4 यहां पे जाएगा, यहां पे कितना है 1, तो यहां पे ये जो वैल्यू आती है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो बेटा ये 1 है, तो ये 1 को उठ के कहां गया, यहां पे, और इन दोनों का सम 4 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितना गया है, 3 गई है, और ये अगर 3 है तो ये कहां से उठ के आई होगी, ये यहां से उठ के आई होगी। देखो ये 2 है, तो मतलब सी एफ की वैल्यू कितनी गई बेटा, यहां से उठ के आया 2, ये 1 है तो कहां जाएगा, ए एफ पे, तो ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दोनों को जोड़ के देखो, 2 1 और 1 3, रेशियो बराबर। अब आप ध्यान दो, क्या पूछा है, सी एफ, तो बेटा सी एफ पूछा किसकी फॉर्म में, एसी की फॉर्म में। तो अगर मैं सी एफ की वैल्यू देखूं रेशियो की फॉर्म में, तो बेटा सी एफ की वैल्यू आ रही है 2, और एसी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो एसी की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पे 3, एसी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। तो पूछा है कि बताओ सी एफ एसी की फॉर्म में कितना होगा, तो आप देखो एसी कितना है, 3 है, अगर मैं वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी एफ मिल जाएगा। वही तो आपसे पूछा है कि बताओ सी एफ की वैल्यू किसके बराबर है, तो सी एफ, आप एसी कितना है बेटा टोटल 3, सी एफ कितना है 2, तो 2 लाने के लिए हमने 3 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास बेटा, तो ट्वाइस ऑफ एसी बट डिवाइडेड बाय 3। हाँ, लेकिन आपको मास पेन ज्योमेट्री पे कमांड होना चाहिए। अब देखो ये एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले इसको नहीं पढ़ा है तो बेटा मास पेन ज्योमेट्री आप पढ़ के जाओ, बहुत क्वेश्चन दिखते हैं, आपको रेशो फाइंड करने में हेल्प करेगा और आसानी से आप रेशो को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, खुद से सोल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला है कि PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड PL, QM एंड RN, if OP is equal to 8 centimeter, then what is the parameter of triangle PQR? PQR का उसने आपसे पैरामीटर पूछ लिया, यहाँ पे PQR क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो PQR अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम बना लेते हैं P Q एंड R, और O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड हमने डाले, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड कैसी हैं, बराबर, ठीक है, PL और QM, और यहां से हमने क्या डाला है बेटा, RN, ये तीनों क्या है, एल्टीट्यूड। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें आप एल्टीट्यूड डालो, मीडियन डालो, एंगल बाइसेक्टर डालो, वो सेम काम करेगा। तो ये जो PL है ये एल्टीट्यूड भी होगा, ये बेटा मीडियन भी होगा इसका, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये सभी का काम करेगा, ठीक है, आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए था। और ये मीट कहां पे कर रहे हैं, O पे, तो O क्या है, ये सेंट्रोइड भी होगा, इन सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा। तो आप कह सकते हो फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सेंटर सर्कम सेंटर सब कहां पे लाई करते हैं, ये, ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो, इसी पॉइंट पे लाई करेंगे, सारे के सारे कोइंसाइड कर जाएंगे। अब आपको समझ आया, तो ये तो सेंट्रोइड भी है, और सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, सेंट्रोइड मीडियन को हमेशा वर्टेक्स से 2:1 में डिवाइड करेगा। उसने क्या दे रखा है आपको, ओपी, तो ओपी कहीं पे भी ले लो आप, ओपी, ओपी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि 2 यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो ओ एल की वैल्यू कितनी आ गई, आप कह सकते हो ओ एल की वैल्यू आ गई बेटा 4 सेंटीमीटर। ओपी 8 था, ओ एल कितना है, 4 था, तो पी एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो पी एल आ जाएगा आपके पास बेटा 12 सेंटीमीटर। पीएल क्या है, पीएल इज दी एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इसकी साइड ए है तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, जो हाइट होती है वो होती है बेटा √3/2 इंटू साइड, जिसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो ए की वैल्यू जब आप देखोगे तो कितना जाएगा बेटा, 24 डिवाइडेड बाय √3। उसने क्या पूछा आपसे, पेरीमीटर, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे इसमें ये बेटा किसके को लग जाएगा, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 3 टाइम्स ऑफ साइड, तो किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 24√3, हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा। देखो बेटा आज के सेशन में हमने जो है ना सिर्फ 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बाकी इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, अगले सेशन में जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए बेटा आप जुड़े रहिए, इन वीडियोस को आप देखते रहिए, आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।